नमस्कार, आपका वामिक अकेडमी पर स्वागत है। इनकम टैक्स की आज 20वें नंबर का वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी 20 नंबर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ये क्लासेस का नाम रहेगा आपका टीडीएस एंड टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज। फिर उसके बाद बात करेंगे रेट्स के बारे में, और फिर जो रिटर्न्स होती है उसके बारे में बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, ताकि आपको एनर्जी डिपार्टमेंट की अभी हाल ही में जो राजस्थान सरकार द्वारा वैकेंसी जारी की गई है, जिसके ऑनलाइन आवेदन आपके 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, और 25 अगस्त 2026 मिड नाइट तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। और इसका भर्ती परीक्षा का एग्जाम के बारे में बात करें, जहां तक नवंबर 2026 में इसका एग्जाम लगने के कयास है, तो उसके रिगार्डिंग ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेज चलाया जा रहा है, जिसमें आपकी ऑलरेडी लगभग 150 के आसपास क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, यानी 75% के आसपास आपका कोर्सेज कंप्लीट हो चुका है। जल्दी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको जल्दी कवर कर लेंगे। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टीडीएस, रेट्स एंड रिटर्न्स एक्सेट्रा के बारे में बात करेंगे, यानी उद्गम स्थान पर कर की कटौती कैसे की जाती है, फॉर्म 16 क्या होता है, उसको किस प्रकार से निर्मित करना होता है, क्या अवधि होती है, रिटर्न कैसे भरते हैं। उद्गम स्थान पर कर कटौती का प्रमाण पत्र कैसे निर्गमित किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे पहले। यानी जैसे ही जो आय कमा ली जाती है, तो उसका उसी वर्ष में टैक्स का भुगतान करना होता है एडवांस रूप में। अब इसमें बात करेंगे कि फर्स्ट किस्त में कितना करना होता है, सेकंड में कितना करना होता है, थर्ड में कितना करना होता है, और लास्ट रिमेनिंग में कितना आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है। और उद्गम स्थान पर जो कर की कटौती की जाती है उसके संबंध में जो भी नियोक्ता है, जो भी प्राधिकारी है, वो आपको एक प्रमाण पत्र देगा। क्या देगा? प्रमाण पत्र देगा। इन उसको 16 फॉर्म बोला जाता है। ठीक है। तो उसमें पूरा विवरण रहता है कि आपकी जो वित्त वर्ष के दौरान आपने कितनी इनकम कमाई है। ठीक है। एंड ग्रोस इनकम आपकी कितनी रही है, और उसमें जो भी डिडक्शन है वो आप रिटर्न भरते हैं उस समय आपको दिखाना होता है। तो उद्गम स्थान पर कर कटौती का प्रमाण पत्र निर्मित करना। धारा कौन सी है? 1961 के अकॉर्डिंग धारा 192 वेतन के संदर्भ में, हमें सैलरी के संदर्भ में बात कर रहे हैं यहाँ पे। वेतन के संदर्भ में उद्गम स्थान पर कर कटौती, कर काटने वाले, यानी कर काटने वाला जो सरकारी कर्मचारी का होता है डीडीओ, यानी आहरण एवं वितरण अधिकारी, काटने वाले तथा आय भुगतान करने और कटौती काटने वाले वित्तीय वर्ष के अगले वित्तीय वर्ष की 31 मई तक, क्या है, यानी अगले वर्ष की वित्तीय वर्ष की 31 मई तक इस कटौती के संदर्भ में फॉर्म 16 निर्मित कर दिया जाता है, यानी लास्ट मई तक फॉर्म 16 निर्मित कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे देखें, वित्त वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल 2026 मानते हैं। ठीक है। फिर आपका वित्त वर्ष समाप्त कब हो जाएगा? 31 मार्च 2027 को। अब इस वर्ष के दौरान आपने जो भी इनकम कमाई है, तो उसका जो फॉर्म 16 होता है, प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, वो संबंधित आरण्य वितरण अधिकारी द्वारा आपको 31 मई तक दे दिया जाएगा। ठीक है। ये इसकी डेडलाइन होती है। अन्य सभी स्थितियों में नियम 31 के अंतर्गत अन्य सभी दशाओं तथा नियत तिथि जिस पर उद्गम स्थान पर कर कटौती विवरण बनकर तैयार होता है के 15 दिन के अंदर फॉर्म 16 दिया जाता है। अन्य स्थितियों में कर कटौती विवरण बनकर तैयार होता है कि विदिन विद इन 15 डेज के अंदर फॉर्म 16 यहाँ पे दिया जाता है। सैलरी वालों को दिया जाता है फॉर्म 16, और जो भी अन्य व्यक्ति होते हैं उनको 16 फॉर्म दिया जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अंडर सेक्शन 192 TDS on salary, form 16 regarding the tax deducted must be issued by May 31st of the financial year following the financial year in which the payment and deduction were made. In all other cases, form 16A must be issued within 15 days of the due date for filling the TDS statement as per prescribed under rule 31 से।
अब इसको यहाँ से देखते हैं, उद्गम स्थान पर कर कटौती के त्रैमासिक विवरण को जमा करने की नियत तिथि दिनांक नियम 31 के तहत इसमें बता रखा है। ठीक है, अब इसको देखें, हालांकि इसमें जो 2025 वाला एक्ट आपका नया एक्ट 1 अप्रैल 26 से लागू हो चुका है, उसमें कोई मेजर ज्यादा चेंजिंग नहीं हुए हैं। जो भी चेंजिंग हुए हैं मैं लास्ट क्लास में उसको कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें देखते हैं तिमाही समाप्ति है, क्या देखा रखा है, तिमाही समाप्ति यहाँ पे है, यानी 12 महीने का जो आपका एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो क्वार्टरली यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च, तो तिमाही समाप्ति आ गया यहाँ पे। फिर आ गया आपका नियत तिथि, कटौती करता यदि सरकारी अधिकारी है। फिर 16 ये निर्गमन तिथि के बारे में आ जाएगी, अन्य सभी के लिए नियत तिथि फॉर्म आ जाएगा, और 16 की निर्गमन तिथि यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब इस टेबल को अच्छी तरह से देखते हैं। तिमाही समाप्ति होती है जैसे 1 अप्रैल से आपका वित्त वर्ष स्टार्ट हो जाता है, इसके बारे में आप सभी अच्छी तरह से वेल नोन हो। तो 30 जून को तिमाही समाप्त हो जाती है, तो वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई तक क्या है, यानी नियत तिथि कटौती करता है सरकारी अधिकारी है, तो वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई तक, और 16 निर्गमन तिथि यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 15 अगस्त तक हो जाएगी। अन्य सभी के लिए नियत तिथि हो जाएगी वित्तीय वर्ष की 15 जुलाई तक, और 16 की निर्गमन तिथि 30 जुलाई तक हो जाएगी। अगर तिमाही समाप्ति तब होती है। अगर 30 सितंबर को होती है तो वित्तीय वर्ष की 31 अक्टूबर तक, 15 नवंबर तक निर्गमन तिथि होगी, वित्त वर्ष की 15 अक्टूबर तक। अन्य सभी के लिए नियत तिथि फॉर्म 15 अक्टूबर हो जाएगा, वो निर्गमन तिथि यहाँ पे 30 अक्टूबर हो जाएगी। अगर आपकी तिमाही समाप्ति 31 अक्टूबर को होती है तो वित्तीय वर्ष की 31 जनवरी तक, 15 फरवरी तक, फिर वित्तीय वर्ष की 15 जनवरी और 30 जनवरी, और 31 मार्च को आपको समाप्त होती है, तो 15 मई, कटौती करने के अगले वित्तीय वर्ष की 15 मई तक और 30 मई तक यहाँ पे प्रोविजन दे रखे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करनी होती है। अब नेक्स्ट बात, उद्गम स्थान पर कर संग्रह किस प्रकार से किया जाता है, एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेज है, ये इंपॉर्टेंट है। उद्गम स्थान पर कर का संग्रह, यानी कर का संग्रह करने का मतलब है कि जो भी आपने राशि अर्न की है संबंधित वित्तीय वर्ष में, तो उस राशि पर अगर आप टैक्सेबल अमाउंट है, तो उस टैक्सेबल अमाउंट का कलेक्शन यानी किस प्रकार से किया जाएगा, यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि इनका कलेक्शन करने का कार्य है तो संबंधित सरकारों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जो इस जमा पैसा जमा होता है भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के अकाउंट में जमा होता है। ठीक है, जैसे राजस्थान के कर्मचारी, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा कलेक्शन करने का कार्य किया जाएगा, और जो जमा होगा वो भारत सरकार के अकाउंट में होगा, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का कार्य संबंधित राज्यों को भारत सरकार अपना जो भी वित्त आयोग है उसकी सिफारिश के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। उद्गम स्थान पर कर संग्रह है, एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेज है। तो निम्न वर्णित दशाओं में प्रत्येक विक्रेता का यह दायित्व है कि वह बिक्री करने पर क्रेता द्वारा देय राशि को उसके नाम खाते में डेबिट में लिखते समय अथवा क्रेता से भुगतान प्राप्त करते समय, जो भी दोनों में से पहले हो, निर्धारित दर से उद्गम स्थान पर क्रेता द्वारा देय राशि पर आयकर का संग्रहण करेगा। निर्धारित दर यहाँ निम्न प्रकार है। अब दरों को देखते हैं, पहले इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। तो इन द circumstances described below, it is the obligation of every seller to collect income tax at the prescribed rate on the amount payable by the buyer, either at the time of debiting the buyer's account or upon receiving payment from the buyer, whichever occurs earlier. The prescribed rates are as follows. अब rates देखते हैं इसके। तो माल की प्रकृति के बारे में बात करेंगे पहले, फिर क्रेता द्वारा देय राशि पर आयकर वसूल करने का प्रतिशत यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो माल की यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स देखते हैं। तो नेचर ऑफ गुड्स, और ये हो गया यहाँ पे परसेंटेज। ठीक है, तो मनुष्यों के उपयोग के लिए शराब जैसे अल्कोहलिक लिक्विड है, भारत में बनी विदेशी शराब को छोड़कर, भारत में बनी विदेशी शराब इसमें इंक्लूड नहीं होती है। तो मनुष्यों के उपयोग के लिए जो शराब होती है वहां पर जो आयकर वसूला जाता है, कितना वसूला जाता है, 1% यहाँ पे वसूला जाता है, 1%। जंगल के पट्टे के अंतर्गत प्राप्त की गई लकड़ी है उसे 2.5% आयकर वसूल किया जाएगा, इसी द्वारा विक्रेता द्वारा क्रेता से। जंगल के पट्टे का अतिरिक्त अन्य प्रकार से प्राप्त की गई लकड़ी है उसका 2.5% आयकर वसूला जाएगा। इसके अलावा लकड़ी तथा तेंदुपत्ता के अतिरिक्त जंगल के अन्य किसी उत्पाद पर 2.5% इनकम टैक्स वसूला जाएगा। रद्दी या क्षय अन्य रद्दी या कोई स्क्रैप है तो उस पर 1% की दर से आयकर वसूला जाएगा। इसके अलावा तेंदुपत्ता है 5% यहाँ पे इनकम टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा खनिज, कोयला, लिग्नाइट एवं लोहा अयस्क है, कब से 1 जुलाई 2012 से ये नियम है, 1 जुलाई 2012 से अगर कोई मिनरल्स जैसे आपको कोयला है, लिग्नाइट है, लोहा अयस्क है तो अब 1% इनकम टैक्स रिकवर किया जाएगा। पार्किंग है, टोल एवं खान से पत्थर एवं वस्तुएं निकालने पर 2% यहाँ पे इनकम टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा मोटर वाहन का विक्रय यदि 10 लाख से अधिक कोई मोटर वाहन है अगर उसका विक्रय 10 लाख से अधिक हो, चाहे भुगतान किस्तें में हो,
ठीक, कैसे भी उनका चाहे वो हायर परचेज सिस्टम पर परचेज किया गया हो, ठीक है, 10 लाख से अधिक उसका मूल्य होना चाहिए, तो यहाँ पे 1% की दर से इनकम टैक्स वसूला जाएगा। और माल का विक्रय तो सेवाओं का विक्रय यानी गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी विक्रय है जो नगद में किया गया हो वह कुल राशि 2 लाख से अधिक है तो यहाँ पे 1% की दर से इनकम टैक्स वसूला जाएगा। ठीक है, तो इसमें यह सारणी आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं टैक्स का अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेज। ये काफी महत्वपूर्ण है, यानी कर का अग्रिम भुगतान, कर का अग्रिम भुगतान। एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेज है। तो कर का अग्रिम भुगतान करना केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक प्रकार का कदम है जिसके माध्यम से करदाता अपनी गत वर्ष की यानी कौन सी प्रीवियस ईयर की अनुमानित आय पर गत वर्ष में ही कर चुकाने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है, यानी गत वर्ष में ही वो टैक्स चुकाने के लिए यहाँ पे बाध्य हो जाता है। अर्थात इस व्यवस्था के अंतर्गत करदाता द्वारा अर्जित की गई आय पर उसी वित्तीय वर्ष में कर चुकाया जाता है और बाद में कर निर्धारण वर्ष में कर निर्धारण करते समय आयकर में इसका समायोजन कर दिया जाता है। इस व्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? इस व्यवस्था का दूसरा नाम है जैसे कमाओ वैसे चुकाओ। क्या है? ध्यान रखना, जैसे कमाओ वैसे चुकाओ भी है। अतः चालू आय पर कर देने की प्रक्रिया को ही कर का अग्रिम भुगतान कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो आपका जैसे अभी लेटेस्ट देखते हैं 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष चालू हो चुका है और 31 मार्च 2027 को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से लेके कब से 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च 27 तक के आपके जैसे कोई सैलरी मान के चलो 13 लाख रुपए बन रही है, एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं। ठीक है, और ग्रोस अनुमानित आय मान रहे हैं यहाँ पे, और अनुमानित आय ही माना जाता है अगर कोई कर्मचारी छुट्टी पर रह जाता है या कोई भी रीजन हो। ठीक है, बाद में जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करते समय उसका समायोजन कर लिया जाता है। अगर टैक्स आपका ज्यादा दे दिया, आपने ज्यादा कट गया है, तो इनकम टैक्स का रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, अब 1 अप्रैल 26 से लेकर 31 मार्च 27 तक जो वित्तीय वर्ष है आपने 13 लाख रुपए अनुमानित आय सैलरी के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब जो संबंधित डीडीओ होता है आपको फॉर्म जारी करता है 16। ठीक है, अब उसमें से आपको दिसंबर तक, कब तक, यानी दिसंबर तक आपको 75% राशि यहाँ पे जमा कराना अनिवार्य होता है। यानी एडवांस टैक्स आपको उसी वित्तीय वर्ष में यानी 31 दिसंबर 2027 सॉरी 26 तक आपको 75% टैक्स देना अनिवार्य होगा और बाकी का 25% तो 3 महीने में आपको देना जरूरी होता है। ठीक है, तो यही एक तरह से कर का एडवांस टैक्स कहलाता है। अब इसमें से जो भी समायोजन है, टैक्स कम बना है ज्यादा बना है, जो भी आप रिटर्न भरेंगे उसमें इसका समायोजन कर लिया जाता है। तो इसी को ही टैक्स का अग्रिम भुगतान कहते हैं और इसको अन्य नाम से जैसे कमाओ वैसे चुकाओ के नाम से इसको जाना जाता है। In advances tax payments is a measure implemented by the central government that requires taxpayers to pay tax on their estimated income during the same year. The income is earned. Essentially, tax is paid in the financial year of accrual and subsequently adjusted against the final tax liability during the assessment year. This system is also known as the pay as you earn scheme. ठीक है, जैसे कमाओ वैसे भुगतान करो, अभी बात की थी, यानी पे एज यू अर्न स्कीम, पे एज यू अर्न स्कीम इसको कहा जाता है। देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ पेइंग टैक्स ऑन करंट इनकम इज नोन एज द एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेज। ठीक है, तो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेज के बारे में बात कर चुके हैं और मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं करदाता द्वारा स्वयं कर के अग्रिम भुगतान की गणना तथा भुगतान धारा 209। एंड जो टैक्स पेयर है उसके द्वारा कर के अग्रिम भुगतान की गणना तथा भुगतान धारा 209 के तहत किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या करें, वित्तीय वर्ष की चालू आय का अनुमान लगाएगा। ठीक है, जैसे आप सैलरी पर्सन हर व्यक्ति लगाता है, अनुमानित आय पर कर की गणना करेगा, यानी जो भी फॉर्म है तो सभी लोग कर की गणना करते हैं। कंपनी की दशा के अधिकार और शिक्षा व माध्यमिक एवं उच्च उपकर सेस यहाँ पे जोड़ा जाएगा यदि लागू है तो। धारा जो भी सेस लगता है वो ऐड किया जाता है। इसके अलावा धारा 89, 90, 90A और 91 के अंतर्गत स्वीकृत राहतों को यहाँ पे माइनस किया जाएगा। गत वर्ष में भुगतान किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर के संदर्भ में धारा 115 जेडी के अंतर्गत यदि कोई लाभ मिला हो तो उसे घटाया जाएगा। चालू आय की गणना में शामिल किसी आय पर काटे गए उद्गम स्थान पर कर कटौती की कर राशि को यहाँ पे घटाया जाएगा। इस प्रकार से ये समायोजन किए जाते हैं। और नेक्स्ट है शेष बची राशि अग्रिम कर भुगतान की होगी जो 10,000 या अधिक होगी तथा इसका भुगतान भी किस्तों में किया जाएगा। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट ये आ जाता है आयकर भुगतान अग्रिम आयकर की देय तिथि और किस्तें किस प्रकार से होती है। ये काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छी तरह से देखना है, इंपॉर्टेंट है कि जो इनकम टैक्स की एडवांस रेट्स होती है किस प्रकार से जमा होती है उसके बारे में बात करते हैं।
अग्रिम आयकर की देय तिथि और किस्तें। एडवांस टैक्स की देय तिथि कितनी है और किस्तें कितनी रहेगी। तो ये टेबल है, इधर आपके इंस्टॉलमेंट हो गई, किस्त हो गई, इधर आपकी ड्यू डेट हो गई और इधर होगी भुगतान की जाने वाली राशि आपकी कितनी होगी। ठीक है, तो किस्तें इसमें 4 देर की आपकी कितनी है, फोर किस्तें हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ है। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट किस्त के बारे में बात करें तो देय तिथि, फर्स्ट किस्त की देय तिथि होगी फ्रेंड्स आपकी 15 जून या उससे पहले, लास्ट डेट होती है 15 जून या उससे पहले की। और अग्रिम कर भुगतान राशि के 15% से कम नहीं, यानी जो अग्रिम करके आपको टैक्स देना है, जैसे आपको 100 रुपये देना है तो कम से कम 15 रुपया आपको चुकाना होगा, 15% तो कम से कम आपको चुकाना होगा। ज्यादा चुकाते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द्वितीय किस्त के बारे में बात करें यहाँ पे तो 15 सितंबर या उससे पहले, इससे यानी 15 सितंबर या उससे पहले है ड्यू डेट। अग्रिम कर भुगतान राशि के 45% से कम, कितना, यानी अग्रिम कर भुगतान राशि के 45% से कम नहीं, इसमें से पूर्व किस्त राशि को घटाकर, ठीक है, पूर्व किस्त राशि को घटाकर यहाँ 45% यहाँ पे कम से कम हो जाना चाहिए। फिर तृतीय है 15 दिसंबर या उससे पहले है, अग्रिम कर भुगतान राशि के 75% से कम नहीं, पूर्व में भुगतान की गई किस्तों की राशि को घटाकर। ठीक है, यानी कुल मिला के 75% आपको पैसा दे देना है और इस स्थिति में आपको 45% पैसा चुका देना है। ठीक है, और दिसंबर तक आपको 75% आपका जो भी अग्रिम कर भुगतान है वो आपका जमा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट किस्त के बारे में बात करें चतुर्थ की, तो 15 मार्च या उससे पहले है, जिसे 15 मार्च या उससे पहले जमा हो जाना चाहिए। तो बाकी रिमेनिंग कितना रह गया आपका 75%, यानी अग्रिम कर भुगतान की संपूर्ण राशि पूर्व में भुगतान की गई किस्तों की राशि घटाकर पूर्व में 75% आपने कर दिया है, बाकी रिमेनिंग 25% हो चुकी है। आप चाहे तो ज्यादा दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको तो देना अनिवार्य है। तो फर्स्ट किस्त में आपको 15% मिनिमम देना पड़ेगा, फिर 45% देना पड़ेगा, थर्ड में 75% और लास्ट किस्त में आपको जो रिमेनिंग 25% इतना भुगतान आपको करना अनिवार्य होगा, और जो डेट देर की है उससे पहले आपको करना होता है। नेक्स्ट है अग्रिम कर का भुगतान न करने पर ब्याज, धारा 234B1 के अंतर्गत। अगर आप अग्रिम कर का भुगतान नहीं करते हैं तय समय पर तो इस संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपके ऊपर पेनल्टी या जुर्माना लगाया जाएगा, एक तरह से ब्याज का आपको भुगतान करना होगा। तो यदि अग्रिम कर का देय तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है या 90% से कम भुगतान किया जाता है, कितना 9 डेज 100 रुपये चुकाना है, अगर आप 89 रुपए चुकाते हैं 90% से कम भुगतान किया जाता है तो एक करदाता ऐसी किसी भी चूक की दशा में की गई चूक के लिए ब्याज चुकाने के लिए लायलेबल होगा, उत्तरदायी होगा। अर्थात यदि कोई करदाता धारा 208 के अंतर्गत अग्रिम कर चुकाने के लिए दायी है और ऐसे अग्रिम कर चुकाने में कोई त्रुटि करता है तो वह ब्याज चुकाने के लिए बाध्य होगा। अर्थात यदि करदाता द्वारा धारा 210 के अंतर्गत चुकाया गया अग्रिम कर निर्धारित करके 90% से कम है, ठीक है, यानी अगर 90% तक या उससे प्लस अगर आपने टैक्स एडवांस रूप में दे दिया है तो इसमें ज्यादा पेनल्टीज नहीं लगेगी, यानी आपको ब्याज से राहत दी जाएगी। लेकिन 90% से कम अगर आपने टैक्स का भुगतान किया है तो इस संबंध में जो टैक्स पेयर है वो ब्याज चुकाने के लिए यहाँ पे बाध्य होगा, यानी उसको ब्याज चुकाना अनिवार्य होगा। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कर के अग्रिम भुगतान में त्रुटि पर ब्याज कितना लगेगा। ठीक है, यानी कर के अग्रिम भुगतान में त्रुटि पर ब्याज कितना लगेगा, धारा 234C में यहाँ पे बता रखा है, तो टेबल ध्यान रखना है। फर्स्ट इसमें बता रखी स्थिति जिसमें धारा 234C के अंतर्गत ब्याज लगेगा, फिर ब्याज की दर कितनी लगेगी, अवधि है, राशि जिस पर ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो जहां 15 जून तक देय अग्रिम कर भुगतान की राशि पर कर की देय राशि के 12% से कम हो। ठीक है, अब इसमें बता रखा है 15 जून तक आपको 15% जमा कराना होता है, अगर 12% से कम आपने राशि जमा कराई है तो 1% प्रतिमाह सदन ब्याज लगेगा, अवधि 3 माह है, कुल देय कर का 15% एवं 15 जून तक चुकाए गए अग्रिम कर की राशि का अंतर यहाँ पे राशि जिस पर ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो ब्याज जो भी शेष राशि उस पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट है जहां 15 सितंबर तक देय अग्रिम कर भुगतान की राशि कर की देय राशि के 36% से अगर कम है 1% प्रतिमाह सदन ब्याज लगेगा, अवधि 3 माह सेम रहेगी, देय कर की राशि का 45% एवं 15 सितंबर तक चुकाई गई अग्रिम कर राशि का जो अंतर है उस पर यहाँ पे ब्याज लगाया जाएगा, जो राशि आपने कम चुकाई उस पर ब्याज लगाया जाएगा। और नेक्स्ट है जहां 15 दिसंबर तक देय अग्रिम कर राशि कर की देय राशि के 75% से कम हो तो 1% प्रतिमाह सदन ब्याज है, अवधि 3 माह रहेगी, और देय कर की राशि 75% या 15 दिसंबर तक भुगतान किए गए अग्रिम कर की राशि का अंतर यहाँ पे है उस पर यहाँ पे ब्याज लगेगा। लास्ट देखते हैं तो जहां 15 मार्च तक चुकाई गए अग्रिम कर की राशि यदि कुल कर की राशि के 100% से कम है, संपूर्ण टैक्स यहाँ पे 15 मार्च तक नहीं चुकाया गया है, तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि आपने संपूर्ण रूप से टैक्स का भुगतान नहीं किया है, जो रिमेनिंग राशि उस पर 1% प्रतिमाह सदन ब्याज लगेगा और अवधि 1 माह रहेगी, और कुल देय कर का 100% एवं 15 मार्च तक चुकाए गए अग्रिम कर की राशि का जो भी अंतर है वहाँ पे यहाँ पे ब्याज होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यागमन का प्रस्तुतिकरण एंड फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न है। अब आप जो भी आपने अर्निंग की है, टीडीएस आपका काटा गया है, डीडीओ के पास में आप फॉर्म जमा कराते हैं, ठीक है, 16 डीडीओ, फॉर्म नंबर 16 डीडीओ आपको देता है, और फिर आप प्रपत्र भर के उनको देते हैं, ठीक है। प्रपत्र में जो भी आपने सेविंग कर रखी है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो डिडक्शन है, एक्सेट्रा जो भी है, ओल्ड रिजिम में लाभ लेना चाहते हैं, न्यू रिजिम में आप लाभ लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ओल्ड रीजन में अलग क्राइटेरिया है, न्यू में सिर्फ आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है, उसके कुछ नहीं मिलता है, जबकि ओल्ड में आपका जो भी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की हमें छूट दी जाती है आपको। तो प्रत्यागमन का प्रस्तुतिकरण है, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न है। तो कर विवरणी निर्धारित तिथि तक निर्धारित फॉर्म में पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर अंकित करते हुए तथा आवश्यकता होने पर अंकेक्षण करने के पश्चात अगर कोई सीए ऑडिट की आवश्यकता है तो आवश्यकता होने पर अंकेक्षण करने के पश्चात अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करनी चाहिए। अधिनियम की धारा 142 जो आप इनकम टैक्स देखते हो, अभी आप जो भी आप नहीं तो आपके गार्जियंस या कोई नॉन आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, अभी जो सैलरी पर्सन की लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई थी, तो धारा 142 के अनुसार यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग की जाती है के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रत्यागमन का प्रस्तुतिकरण एंड आय की विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। एंड द टैक्स रिटर्न शुड बी सबमिटेड बाय द ड्यू डेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम quoting the pen and where an audit is required after undergoing the audit and obtaining the signature of the authorized person in accordance with section 139(1) of the act. The following persons are required to file a return, submit a return of income. अब इसमें कौन कौन शामिल होगा? तो इसमें शामिल होगा एक तो आपका एक कंपनी है तो फर्म होगा, तो उसको रिटर्न फाइल करना है। इसके अलावा स्थानीय सत्ता को इसमें शामिल किया गया है, इसको शामिल किया गया है, स्थानीय सत्ता को शामिल किया गया है। इसकी गत वर्ष में कुल आय उस अधिकतम सीमा से अधिक है जो कर योग्य नहीं है, या भारत में एक अनिवासी व्यक्ति यानी एनआरआई जो धारा 6 के वाक्यांश 6 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा असाधारण निवासी को छोड़कर जिसे आय का विवरण जमा कराना आवश्यक नहीं है, और जिसकी गत वर्ष में भारत के बाहर कोई संपत्ति है या उसका किसी इकाई में निवित्त हित है, या जिसे भारत के बाहर किसी खाते में हस्ताक्षर करने के लिए अधिकार मिला हुआ है या अधिकृत है, उस व्यक्ति को देय तिथि पर या उससे पूर्ण आय की विवरणी प्रस्तुत करनी यहाँ पे अनिवार्य होती है। कंपनी और फर्म के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति जिसकी कुल आय गत वर्ष में आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो भी स्लिप दी जाती है, कुल आय धारा जो भी 10A है, 10B अध्याय 6A के प्रावधानों के प्रभाव को ध्यान में न रखते हुए उस अधिकतम सीमा से अधिक है जो कर मुक्त है, ठीक है। अब इसमें आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि यहाँ पे देख लेते हैं। क्या आय की विवरण प्रस्तुत करने की तिथि देखते हैं। ई फाइलिंग किस प्रकार से की जाती है उसके रिगार्डिंग सेपरेट चैप्टर है, उसमें बात करेंगे। यानी ई फाइलिंग आपको क्या क्या प्रोसेस होता है, रिटर्न कैसे बनना होता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से आपको वेरीफाई करना है, वो ई फाइलिंग वाला चैप्टर आएगा, उसमें बात कर लेंगे। तो आय की विवरण प्रस्तुत करने की तिथि विधि दे रखी है, यानी किस प्रकार से आप रिटर्न प्रस्तुत करेंगे। तो क्रमांक संख्या है, इधर आपका टैक्स पेयर है, इधर विवरण प्रस्तुत करने की देय तिथि क्या है। अब कंपनी करदाता की दशा में बात करते हैं। ऐसी कंपनी जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों लेनदारों के संबंध में धारा 92E के तहत फॉर्म संख्या 3CEB में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हो, तो कर निर्धारण वर्ष का 30 नवंबर तक इसको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होता है। अन्य किसी दशा में कर निर्धारण वर्ष का 30 सितंबर है। कंपनी करदाता के अतिरिक्त अन्य करदाता की दशा में है, ठीक है। तो इसमें 3 स्थितियां देखिए। हालांकि इसके बारे में तो नया एक्ट आपका 2026 वाला लागू हो चुका है, तो उसमें कुछ चेंजिंग किए गए हैं, तो चेंजिंग के बारे में अपन बात कर चुके हैं। और 61 के बारे में भी अपन को जानना चाहिए था, क्योंकि प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो कंपनी करदाता के अतिरिक्त अन्य करदाता की दशा में है। तो कार्यशील साझेदार जो ऐसी फर्म में साझेदार है जिसकी लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण अनिवार्य हो, तो कर निर्धारण वर्ष का 30 सितंबर तक इनको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। ऐसा व्यक्ति जिसकी लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है, 30 सितंबर तक करवाए, ये असेसमेंट है कि 30 सितंबर तक इसको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। इसके अलावा अन्य जो टैक्स पेयर्स है, कर निर्धारण वर्ष का 31 जुलाई तक इनको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होता है। आयकर विवरणी के फॉर्म देखते हैं। अब ये इंपोर्टेंट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जैसा कि आप लोग देखते हैं, सुना होगा या पढ़ा होगा आप लोगों ने बीकॉम एमकॉम स्तर पर, ITR फर्स्ट, ITR सेकंड, ITR थर्ड, 4, 5 जो भी है, सहज सुलभ क्या होता है, इन्होंने गवर्नमेंट ने नाम दे रखे हैं। इनमें जो भी है, इनमें किन किन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, ये आपका काफी महत्वपूर्ण है। तो इनमें किसी प्रकार से आपको कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, जो भी इनके 61 वाला था वो इस समय यथावत आपका 2025 में रखा गया है। तो आयकर विवरणी के फॉर्म देखते हैं। क्या देखते हैं? फॉर्म देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट तो आपका ITR फर्स्ट है। क्या है? फॉर्म नंबर फर्स्ट को बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, एंड ITR की फुल फॉर्म हो जाएगी इनकम टैक्स रिटर्न है।
तो ITR फर्स्ट है, इसको सहज के नाम से जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम है ITR फर्स्ट को सहज के नाम से भी जाना जाता है। अब इनमें किन किन को शामिल किया जाता है, तो इसमें व्यक्ति इंडिविजुअल और व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो सैलरी पर्सन होते हैं उन लोगों को यहाँ पे सैलरी और पेंशनर होते हैं उनको शामिल किया जाता है। अब इसकी डिटेल देखें तो एक व्यक्ति जिसकी आय केवल वेतन शीर्षक से, किसके अंतर्गत, वेतन शीर्षक के अंतर्गत है, या उनकी पारिवारिक पेंशन एवं ब्याज से आई है, यानी अगर आपसे ब्याज से कोई आय हो रही है, या उसकी जिसकी एक मकान से आय है, यानी मकान से आई है, लेकिन इस कंडीशन है किंतु विगत वर्षों में हानि को आगे न लाया गया हो, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, तथा उन व्यक्तियों की अन्य साधनों से आई है, अन्य इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, किंतु लॉटरी से जीता हुआ मुड़तोड़ से आई इसमें शामिल नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे ITR फर्स्ट सहज रिटर्न फिलअप करना जरूरी होता है, यानी ITR फर्स्ट के रूम में अपनी रिटर्न फिलअप करते हैं। अब ITR सेकंड टू में ITR सेकंड में किन किन को रिटर्न भरना अनिवार्य होता है, तो व्यक्तियों हिंदू अविभाजित परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उन व्यक्तियों में हिंदू अविभाजित परिवार जिनकी आय मकान संपत्ति से, पूंजी लाभ या अन्य साधनों से है, ठीक है। अब इसमें देर का वेतन से आय हो अथवा नहीं, अगर सैलरी से आय हो भी हो या अथवा नहीं भी हो, किंतु उस व्यक्ति की आय व्यवसाय पेशे से नहीं हो, ठीक है, उनको ITR सेकंड फॉर्म फिलअप करना होता है। ITR थर्ड कौन भरेंगे, व्यक्तियों में हिंदू अविभाजित परिवार है, तो इसमें कंडीशन है उन व्यक्तियों हिंदू अविभाजित परिवारों के ये जो किसी फर्म में साझेदार हैं किंतु उनकी अन्य व्यवसाय पेशे से आय नहीं है, तो इन लोगों को ITR थर्ड भरना अनिवार्य होता है। ITR फोर कौन भरता है, व्यक्तियों एवं हिंदू विभाजित परिवार वाले व्यक्ति इसमें भरते हैं, यानी व्यक्ति इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उन व्यक्तियों और हिंदू विभाजित परिवार जिनकी व्यापारिक पेशे से आई है, यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन से आई है, उनको ITR फोर भरना अनिवार्य होता है। तो ITR फोर ऐसा इसमें क्या है, ITR फोर ऐसा, इसको सुगम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, सुगम। ITR फर्स्ट को सहज के नाम से जाना जाता है और इसको जाना जाता है सुगम। व्यक्ति और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसमें शामिल होते हैं, तो उन व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए जिनकी अधिकतम अधिनियम की धारा 44AD और 44AE के अंतर्गत आई है, उनको ITR 4S सुगम बनना अनिवार्य होता है। ITR 5 है वो साझेदारी फर्म वालियों को भरते हैं, तो साझेदारी फर्म में व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के समूह द्वारा भरा जाता है। ITR 6 है, ध्यान रखना ITR 6 कौन भरता है, तो इस प्रकार प्रश्न आ सकता है आपका एग्जाम में। तो ITR 6 भरता कंपनी, यानी जो कंपनी निगम होते हैं, कॉर्पोरेशन होते हैं, तो कंपनियों को ITR 6 के रूप में अपने रिटर्न भरना अनिवार्य होता है। तो कंपनी धारा 11 के अंतर्गत कर मुक्ति मांगने वाली कंपनियों को छोड़कर इनको ITR फिलअप करना होता है। ITR 7 है, व्यक्ति और कंपनी चाहे अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या नहीं हो, तो उनको भी यहाँ पे रिटर्न भरना अनिवार्य है। तो कौन आएगा इसमें, उन व्यक्ति कंपनी करदाता भी शामिल है, द्वारा भरा जाएगा जिन्हें अधिनियम की धारा 139 4A 4B 4C 4D के अंतर्गत आय का विवरण करना आवश्यक है, वो ITR 7 फॉर्म रिटर्न भरेंगे। तो ITR आपका V5 है, सभी के द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर सभी के द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर की अनुपस्थिति में यह तब आवश्यक होता है, कब होता है, जब आय के विवरण या सीमांत लाभों से संबंधित सूचनाएं जो ITR फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 व 6 में दी गई है उन्हें डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक की संप्रेषित किया गया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को ITR V भरना अनिवार्य होता है, ठीक है। इसके बारे में फ्रेंड्स बात डिटेल से अपन बात कर चुके हैं इस चैप्टर में। फर्स्टली तो अपन ने बात की थी कि उद्गम स्थान पर कर कटौती का प्रमाण पत्र कैसे निर्गमित किया जाता है, फिर उद्गम स्थान पर कर कटौती त्रैमासिक विवरण को जमा करने की नियत तिथि दिनांक क्या है, इसके अलावा उद्गम स्थान पर कर संग्रह किस प्रकार से किया जाता है, माल की प्रकृति, क्रेता द्वारा देय राशि पर आयकर वसूल करने का प्रतिशत कितना है, इसके अलावा कर का अग्रिम भुगतान कैसे किया जाएगा, ड्यू डेट क्या रहेगी, ठीक है, उसके बाद भुगतान की जनवरी राशि का परसेंटेज कितना रहेगा, और अग्रिम कर भुगतान में अगर कोई चूक करता है कोई टैक्स पेयर तो कितना परसेंटेज ब्याज लगाया जाएगा, कितनी अवधि के लिए लगाया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा प्रत्यापगमन का प्रस्तुतिकरण यानी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न है, तो इनकम टैक्स रिटर्न किस प्रकार से भरी जाएगी, जो भी कंपनी फर्म में इंडिविजुअल HUF है उनके बारे में बात हो चुकी है। तो आय की विवरण प्रस्तुत करने की विधि कैसा है, उसके बारे में आगे बात की है। फिर आयकर विवरणी के फॉर्म कौन कौन से ITR फर्स्ट सेकंड 4 5 6 7 B जो भी है उनके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर 21 नंबर की क्लासेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ई फाइलिंग वाली चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।